राजस्थान में उम्मीदवारी दाखिल करने का अंतिम दिन आज। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 और मिजोरम की सभी 40 सीटों पर कल होने वाले मतदान के लिए किए व्यापक प्रबंध। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। जेपी नड्डा जशपुर और रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में करेंगे चुनावी रैली, तो वहीं मध्य प्रदेश के मुंगावली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती करेंगी जनसभा। प्रियंका गांधी भी धार और इंदौर में संभालेंगी कांग्रेस की कमान। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के गंभीर श्रेणी में बने रहने के कारण हालात खराब। ग्रैब 4 लागू होने के कारण ट्रकों के प्रवेश पर लगी पाबंदी, कई जगहों पर AQI 450 के पार। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन आज तुर्की में गाजा संघर्ष पर अपने समकक्ष से करेंगे बातचीत। इससे पहले इराक में ब्लिंकन ने इजराइल हमास संघर्ष रोकने पर की चर्चा। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने रचा इतिहास। रांची में खेले गए मैच में जापान को 4-0 से हराकर अपने नाम किया खिताब। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज दिल्ली में होगा श्रीलंका बांग्लादेश के बीच मुकाबला। कल कोहली ने रिकॉर्ड शतक और जडेजा की गेंदबाजी ने भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दिलाई विराट जीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन भरने का आखिरी दिन है आज। राज्य में 200 विधानसभा सीट है। चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन में जुट रही हैं और पूरी तरह से ये देखभाल कर उन्हें चुनावी मैदान में उतार रही हैं। अब प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में निर्वाचन आयोग के कार्यालय में नामांकन दाखिल कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि आज जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सीएम अशोक गहलोत अपना नामांकन भरेंगे। उनके समर्थन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उम्मेद स्टेडियम में एक सभा को संबोधित करेंगे। नामांकन भरने के बाद 7 नवंबर को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। फिर 9 तारीख को नाम वापस लिए जा सकेंगे। राजस्थान में अशोक गहलोत एक तरफ जहां लोगों को गारंटियां दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी गहलोत सरकार के 5 साल के कामकाज पर सवाल उठा रही है। बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो कल 7 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है। इस दिन 20 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान किया जाएगा। पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकोट विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। वहीं मोहला, मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। बात अब करते हैं मिजोरम की, जहां विधानसभा चुनाव के लिए जो प्रचार है वो शाम को थम गया। सभी राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का भरसक प्रयास किया और सभी दलों के नेता अपने उम्मीदवारों के लिए चुनावी अभियान में जुट गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ के जशपुर में होंगे। यहां 12:15 बजे उनकी रैली है। फिर 1:30 बजे के बाद रायगढ़ का वो रुख करने वाले हैं, जहां लेलूंगा में उनकी रथ यात्रा होगी। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वो रैली करेंगे। और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान से पहले अब राजनीतिक दल वहां फोकस कर रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को 70 सीट पर होगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज से मध्य प्रदेश में चुनावी रैली करने जा रही हैं। मायावती अशोकनगर जिले के मुंगावली में एक जनसभा को
संबोधित करेंगी। इसके अलावा निवाड़ी जिले में भी एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इसके बाद 7 नवंबर को छतरपुर और दमोह, 8 नवंबर को रीवा और सतना, 14 नवंबर को भिंड और मुरैना में रैलियां होंगी। मायावती 8 दिनों में 9 रैलियां करेंगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगी और पार्टी के लिए चुनाव प्रचार भी। प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के धार जिले में कुक्षी और इंदौर जिले के विशाल जनसभा को संबोधित करने वाली हैं। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और अन्य कांग्रेस नेता भी उनके साथ होंगे। विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद इंदौर और धार जिले में कांग्रेस के किसी भी स्टार प्रचारक की ये पहली चुनावी जनसभा है। बात अब देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु प्रदूषण से हालात खराब हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में है। आरकेपुरम में AQI 466, ITO में 402, पटपड़गंज में 471, न्यू मोती बाग में 488 दर्ज किया गया। हालात को ध्यान में रखते हुए राजधानी में ग्रैप 4 लागू किया गया है। ग्रैप 4 लागू होते ही आवश्यक सामान ले जाने वाले, आवश्यक सर्विसेज वाले और सभी CNG इलेक्ट्रिक ट्रक्स को छोड़कर सभी ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पर रोक लग गई है और इसके अलावा प्राइमरी स्कूल को 10 नवंबर तक बंद किया गया है। साथ ही स्कूलों की ऑनलाइन पढ़ाई का भी विकल्प दिया गया है। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता यानी IPC, दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट को बदलने के लिए लाए गए तीनों नए विधेयकों के संसद के आगामी शीत सत्र में लाए जाने के आसार बढ़ गए। IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संसदीय समिति की बैठक आज दोपहर 12 बजे होने वाली है। इस बैठक में समिति विधेयकों से संबंधित मसौदा रिपोर्ट को स्वीकार कर सकती है। इसके बाद विधेयकों को संसद के शीतकालीन सत्र से पारित किया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने मानसून सत्र में लोकसभा में 11 अगस्त को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाने से संबंधित विधेयक पेश करते हुए कहा था कि अंग्रेजों के जमाने के कानूनों का मूल उद्देश्य दंड देना था, जबकि प्रस्तावित कानूनों का उद्देश्य न्याय देना है। बात ज्ञानवापी की, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। कोर्ट पहले इस पर विचार करेगा कि क्या परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं के पूजा अर्चना के अधिकार की मांग वाली याचिका सुनवाई के लायक है भी या नहीं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष का दावा सुनवाई के लायक ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रहते इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकती। इससे पहले चीफ जस्टिस ने अपनी अहम टिप्पणी में कहा था कि ये देखना होगा कि 15 अगस्त 1947 यानी आज़ादी के दिन इस धार्मिक स्थल का स्वरूप कैसा था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मुंबई की यात्रा पर जा रहे हैं। इस एक दिवसीय यात्रा में उपराष्ट्रपति भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे जाएंगे। उपराष्ट्रपति संस्थान में छात्रों, शिक्षकों से संवाद करेंगे। इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस भी साथ होंगे। नीति आयोग नई दिल्ली में समृद्धि के लिए समावेशी व्यापार विषय पर आज एक कार्यशाला का आयोजन करेगा। ये कार्यशाला G20 की बैठक में दिल्ली में की गई घोषणाओं के तहत आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला में G20 की घोषणाओं को लेकर व्यापक जनसंपर्क बनाने और उनके कार्यान्वयन के तौर तरीकों पर चर्चा की जाएगी। इसमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ, थिंक टैंक के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और अन्य हितधारक हिस्सा लेंगे। कार्यशाला में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के मानचित्रण और विकास के लिए समावेशी व्यापार को बढ़ावा देने सहित विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा होगी। नीति आयोग घरेलू स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति में तेजी लाने पर एक कार्यशाला भी आयोजित करेगा। कार्यशाला का आयोजन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें विशेषज्ञ, थिंक टैंक, शिक्षा जगत के प्रतिनिधि और अन्य हितधारक प्रमुख विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। पहली ऑस्ट्रेलिया इंडियन एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल की बैठक आज IIT गांधीनगर में होनी है। AIECC 2011 में स्थापित एक द्विराष्ट्रीय निकाय है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान की रणनीतिक दिशा को तय करना है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर और ऑस्ट्रेलिया के कौशल और प्रशिक्षण मंत्री ब्रैंडन ओकॉनर संयुक्त रूप से बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कर्नाटक में हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड यानी HTSCL द्वारा बेंगेरी सेंट्रल स्मार्ट सब्जी बाजार तैयार किया गया। केंद्र सरकार के शहरी विकास कार्यक्रम स्मार्ट सिटी मिशन ने स्थानीय सब्जी बाजारों को एक नया रूप दिया। ये बाजार स्थानीय किसानों और व्यापारियों के लिए अपनी उपज बेचने का महत्वपूर्ण केंद्र है। इस मार्केट में HTSCL ने आधुनिक सुविधाओं को लेकर विशेष ध्यान दिया है। इस बेंगेरी सेंट्रल मार्केट का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। स्ट्रीट वेंडर्स को सुविधा प्रदान करने के लिए स्मार्ट सिटी योजना के तहत हुबली के अंदर बेंगेरी मार्केट बनाई गई है। कैसी मार्केट है और कितना फ़ायदा मिलता है, यहाँ पर जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको जगह मिली है। बात करते हैं, ख्वाजा साहब हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे ख्वाजा साहब, कितनी खुशी है? हाँ, अच्छा हो गया, अभी खुशी है, अच्छी हो गई मार्केट। पहले किस तरह की परेशानी थी? पहले फुटपाथ पर करते थे, अभी अंदर मार्केट हो गया है, मार्केट में लगा रहे सब जन। क्या क्या सुविधा है? शौचालय की है? हाँ, सभी अनुकूल है, सब अनुकूल है। टॉयलेट वगैरह बनाए गए हैं? बनाए, टॉयलेट गिलेट सब है, टॉयलेट है, पानी का व्यवस्था है, सब है। इस बाजार में अजप्पा भी अपने खेतों से सब्जियां लेकर आते हैं और सीधा बाजार में बेचते हैं। बात करते हैं। मैं खेत से खेती में काम करता हूं और खेती की जो भी क्या बोले में जो माल आता है, सब्जी आती है, मैं यहाँ पे बेंगेरी मार्केट लेके आता हूँ और यहाँ पे बेचता हूँ। यहाँ पे बेचने से मुझे क्या बोले थोड़ा मुनाफा मिलता है। अगर यही माल क्या बोले दलाल के पास गए तो 100 रुपये के पीछे वो 10 रुपये खा जाते हैं, तो मेरे को नुकसान होता है। तो यहाँ पे अपने लोग रहते हैं, तो क्या बोले यहाँ पे माल ला के बेचने से मुझे थोड़ा क्या बोले खुशी होती है और आनंद मिलता है मुझे यहाँ पे। क्योंकि इस बार क्या बोले में बारिश जितनी ज़्यादा चाहिए थी उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वो हमें कुछ कंपेंसेशन दे। बताइए मैडम, कितनी सुविधा हो गई है? बहुत अच्छी सुविधा हो गई, बहुत अच्छा हुआ। अभी पहले से भी बहुत अच्छा है। नहीं तो पहले फुटपाथ पे बैठना था, मार्केट बस घिस जाता था, ऑटो बहुत ट्रैफिक हो जाता। अभी इधर कुछ नहीं है, बहुत आराम से लेते सब लोग मार्केट। एक समय था जब इन लोगों को सड़कों के किनारे खुले आसमान के नीचे अपनी सब्जियां बेचनी पड़ती थी, लेकिन स्मार्ट सिटी के तहत अब इन लोगों को एक जगह मिली है। इस बाजार में ये अपनी सब्जियां बेच सकते हैं। किसान भी अपनी सब्जियों को सीधा खेतों से लेकर यहाँ पर लेकर आते हैं और उनकी सीधा बिक्री करते हैं, जिसकी वजह से जो बीच के दलाल हैं उनकी दलाली नहीं देनी पड़ती और सीधा मुनाफा किसानों की जेब में जाता है। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज़, हुबली धारवाड़, कर्नाटक। और अब बात एनसीसी की, जहां दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत का कैंप चल रहा है। इस कैंप में कैडेट्स जहां जम्मू कश्मीर की संस्कृति सीख रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर के कैडेट्स भी दिल्ली से बहुत सी यादें लेकर जा रहे हैं। कैसा है एनसीसी का ये कैंप, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। हो काला काला कोट मेरे दर्जी, काले तागे सीना वाला हो काला काला कोट मेरे दर्जी। ये हैं जम्मू कश्मीर के वो एनसीसी कैडेट जो दिल्ली के अपने साथी कैडेट्स को डोगरी गीत सिखा रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली के एनसीसी भवन में पिछले 12 दिनों से चल रहा एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है। दिल्ली निदेशालय द्वारा आयोजित इस एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप में जम्मू कश्मीर निदेशालय के जहां 150 कैडेट हिस्सा लेने पहुंचे हैं, तो वहीं दिल्ली निदेशालय के 350 कैडेटों ने जम्मू कश्मीर की संस्कृति को इस कैंप में सीखा और नजदीक से जाना भी। ये बच्चे हमारे पास 12 दिन रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने हमारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके बहुत कुछ सीखा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि हमारे बच्चों ने इनके साथ इंटरेक्शन करने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में, उनके कल्चर के बारे में और उनके इतने बेहतरीन लोगों के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। इस 12 दिवसीय शिविर में आकर कैडेट काफी उत्साहित हैं।
मेरा नाम मुसद्दिक रज़ाक है, मैं कश्मीर से हूँ। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने दिल्ली वाले दोस्तों को भी कश्मीरी डांस सिखाया और ये कैंप एक भारत श्रेष्ठ भारत का था और हमने वो प्रूफ कर दिया कि हम सब एक हैं और भारत भी श्रेष्ठ है। में बहुत सारे जो डिफरेंट कल्चर्स इंडिया के हैं उसके बारे में पता चला और हम उसके पार्ट भी आज बन रहे हैं। एनसीसी में आके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा मौका मिला है मेरे को जम्मू कश्मीर और अदर स्टेट के लोगों के साथ मिलकर। इस शिविर के समापन समारोह के मौके पर कैडेटों ने अपने अंदाज में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। कैमरामैन शिव के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक सूरत का अनावरण आज शाम सूरत में किया जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल इसका अनावरण करेंगे। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार भी शामिल होंगे। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे पिछले साल 17 मार्च को मुंबई में लॉन्च किया था। निर्माणाधीन नवीनतम अग्रिम युद्धपोत परियोजनाओं में परियोजना 15B इस कार्यक्रम की चौथी अगली पीढ़ी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का निर्माण है, जिनमें सूरत चौथा और अंतिम जहाज है। ये युद्धपोत वर्तमान समय में मुंबई स्थित मजगांव डॉक्स शिपबिल्डर्स लिमिटेड में निर्माणाधीन है। इस युद्धपोत का निर्माण स्वदेशी अत्याधुनिक युद्धपोत निर्माण और टेक्नोलॉजी और रणनीतिक सैन्य प्रगति के लिए राष्ट्र को समर्पित है। ये गुजरात के किसी भी शहर के नाम पर रखा जाने वाला पहला युद्धपोत है और ये पहली बार है कि युद्धपोत के शिखर का अनावरण उसी शहर में किया जा रहा है जिस पर उसका नाम रखा गया है। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अंकारा पहुंचे, जहां वे तुर्की के अपने समकक्ष हकन फिदान के साथ गाजा संघर्ष पर बातचीत करेंगे। ब्लिंकन के आने से कुछ घंटे पहले ही फिलिस्तीन समर्थक रैली में शामिल सैकड़ों लोगों ने अमेरिकी सैनिकों के आवासीय परिसर वाले हवाई अड्डे पर हमला करने की कोशिश की, जहां पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछार कर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बिना किसी पूर्व योजना के इराक का भी दौरा किया। उन्होंने इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी के साथ चर्चा की। इस दौरान दोनों के बीच इसराइल हमास के संघर्ष को रोकने पर और उसकी आवश्यकता के बारे में चर्चा हुई है। खबरों के मुताबिक बगदाद में अल सुदानी के साथ ब्लिंकन की मुलाकात 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली है। बात अब करते हैं खेल जगत की। भारत ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। भारत ने मौजूदा चैंपियन जापान को 4-0 से हराया। भारतीय महिला टीम ने जापान को हराकर दूसरी बार जीता खिताब। भारत की तरफ से संगीता कुमारी, नेहा लाल रेम सियामी और वंदना कटारिया ने गोल किया। वहीं ये भारत का दूसरा महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब है। आईसीसी विश्व कप में आज बांग्लादेश का सामना श्रीलंका से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होना है। एशियाई टीम बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए इस बार का वनडे कप बिल्कुल भी यादगार नहीं रहा, जहां शाकिब अल हसन की कप्तानी वाली बांग्लादेश ने 7 में से 6 मैच हारकर वर्ल्ड कप से वो बाहर हुई है। वहीं श्रीलंका की टीम भी लगभग सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है। दोनों ही टीमें विश्व कप का अपना 8वां मैच खेल रही होंगी। मैच में श्रीलंका के बल्लेबाज कुशल मेंडिस और निशांका के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दारोमदार है। आईसीसी विश्व कप में भारत की जीत का सिलसिला जारी है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका पर 243 रन की शानदार जीत के साथ प्रतियोगिता में लगातार 8वीं जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही भारत ने अंक तालिका में भी शीर्ष स्थान बरकरार रखा। भारत से जीत के लिए मिले 327 रन के जवाब में अफ्रीकी टीम 83 रन पर सिमट गई। बल्लेबाजी में कोहली ने जहां शतकीय पारी खेली, वहीं गेंदबाजी में जडेजा ने 5 विकेट चटकाए। देखिए रिपोर्ट। लगातार 7 जीत के रथ पर सवार भारतीय टीम जब कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उतरी तो लक्ष्य साफ था, जीत के सिलसिले को बरकरार रखना। टॉस जीत पिच और मौसम को देखते हुए रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी करना मुनासिब समझा। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने तेज शुरुआत दी और 5वें ओवर में ही भारत ने 50 रन स्कोर कर लिए।
हालांकि रोहित जब 40 पर पहुंचे तब कगिसो रबाडा ने उन्हें वापस पवेलियन भेज दिया। इसके बाद दूसरे विकेट के लिए शुभमन गिल और विराट कोहली के बीच 31 रन की पार्टनरशिप हुई, लेकिन इस बनती हुई पार्टनरशिप को तोड़ने का काम किया केशव महाराज ने, जिन्होंने शुभमन को 23 पर चलता किया। हालांकि इसके बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने तेजी से रन बनाए। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 134 रन की साझेदारी निभाई। खतरनाक दिख रही इस साझेदारी को तोड़ा एंगिडी ने, जिन्होंने 77 के स्कोर पर श्रेयस अय्यर को आउट किया। लेकिन रन मास्टर कोहली जमे रहे और उन्होंने बेहतरीन तरीके से वनडे करियर का 49वां शतक लगाया। कोहली 101 रन पर नाबाद रहे और उनकी इस बेहतरीन पारी के बल पर भारतीय टीम ने 5 विकेट पर 326 रन बनाए। 327 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम की सबसे बड़ी उम्मीद क्विंटन डिकॉक 5 के स्कोर पर मोहम्मद सिराज की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके थोड़ी ही देर बाद अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बेवुमा का विकेट भी सामने आ गया, जिन्हें 11 पर रवींद्र जडेजा ने आउट किया। इन झटकों से दक्षिण अफ्रीकी टीम उबर नहीं पाई और 40 के स्कोर तक पहुंचते पहुंचते टीम के 5 बल्लेबाज वापस पवेलियन हो लिए। रवींद्र जडेजा की फिरकी और मोहम्मद शमी की धार का जवाब दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज नहीं खोज पाए और अफ्रीका की टीम 27.1 ओवर में 83 रन पर सिमट गई। इस तरह भारत ने मुकाबले को 243 रन के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया, यानी कि एक और बड़ी जीत टीम इंडिया के नाम हुई। कोलकाता से नारायण सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय क्रिकेट को अपने बल्लेबाजी से हरदम नया आयाम देने वाले पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ईडन गार्डन्स में इतिहास रच दिया। दरअसल कोहली ने वनडे करियर का 49वां शतक लगाया। कोहली ने नाबाद 101 रन की पारी खेली। देखिए रिपोर्ट। विराट है तो क्या बात है, कोहली का रन बनाने का हौसला दमदार है। ऐसे कई लफ्जों को अपनी बल्लेबाजी के शॉट्स में उतारकर टीम इंडिया को बैटिंग के मोर्चे पर फ्रंट पर रखने वाले विराट कोहली ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में इतिहास रचा। कोहली ने वनडे करियर का 49वां शतक लगाया और इस शतक के साथ ही उन्होंने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के 49वें वनडे शतक की बराबरी भी कर ली। वैसे कोहली का ये 49वां शतक 289वें मैच की 277वीं पारी में सामने आया। वैसे कोहली के शतक की खास बात यह रही कि उन्होंने ऐसे समय पर यह शतकीय पारी खेली जब टीम को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। रोहित और शुभमन के जाने के बाद कोहली ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 134 रन की साझेदारी की। वैसे इस सब के अलावा कोहली जन्मदिन पर शतक जड़ने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज हैं, जबकि भारत के तीसरे। कोहली के विराट रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो कोहली विश्व कप डेब्यू में शतक जड़ने वाले इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं, जिन्होंने साल 2011 में बांग्लादेश के खिलाफ कारनामा किया। विराट कोहली के लिए साल 2017 और 2018 बेहतरीन साल रहे, जब इस बल्लेबाज के बल्ले से 6 शतक निकले। इस विश्व कप में कोहली के रिकॉर्ड को देखें तो इस बल्लेबाज ने 8 मैचों में 542 रन बना लिए हैं, जिसमें 2 शतक और 4 अर्धशतक शामिल है। कुल मिलाकर कोहली का बल्ला आग उगल रहा है और जिसकी टाइमिंग बिल्कुल सटीक है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं नया सवेरा। दीजिए इजाजत, नमस्कार। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।